गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जर्नल चैप्टर में हम लोग आज कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे और ये जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनमें गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। जो गुड्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो गुड्स को दोबारा सेल करने के पर्पस से परचेज किया जाता है, पर कई बार अपार्ट फ्रॉम सेलिंग गुड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्टेन अदर पर्पसेज। तो ऐसे कौन से और पर्पस हैं जिसके लिए गुड्स को यूज किया जा सकता है? तो जैसा कि यहाँ पॉइंट देख रहे होंगे आप, पॉइंट नंबर 4, 5, 6 इस तरह से सब लिखे हुए हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में जैसे लिखा है कि गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो अगर हम गुड्स को एज चैरिटी दे दें किसी को, या गुड्स को हम डोनेट कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि गुड्स आर गोइंग आउट बट दे आर नॉट सोल्ड। जनरली जब गुड्स को सेल किया जाता है देन गुड्स गो आउट, बट अगर आप किसी को चैरिटी में गुड्स दे देंगे उस केस में भी गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बट राइट नाउ दे आर नॉट गेटिंग सोल्ड। तो सेल्स अकाउंट को यूज आप तभी कर सकते हैं जब गुड्स सेल हो रहे हैं, पर अभी गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही गुड्स को आप डोनेट कर दे रहे हैं। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। दैट मीन्स परचेज अकाउंट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। परचेज अकाउंट गुड्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, और जब उन्हीं गुड्स को आप एज चैरिटी दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं या उनको फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, या अगर आपके वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो इन सभी केसेस में क्या होता है कि गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ। इन सभी ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आप चैरिटी करेंगे तब भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब भी प्रॉफिट नहीं होगा, और गुड्स अगर आपके डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जाएंगे तब भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, एंड परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट भी करते हैं व्हेन गुड्स गो आउट ऑफ द बिजनेस इन सच केसेस। तो ऐसे कौन से केसेस हैं? व्हेन गुड्स आर गिवन एज फ्री सैंपल, व्हेन गुड्स आर डोनेटेड, व्हेन गुड्स आर गिवन एज चैरिटी, व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर और गुड्स आर लॉस्ट बाय थेफ्ट, या ऐसी कंडीशन में जब गुड्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है। तो इन सभी केसेस में परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्रीज देखेंगे तो लिखा हुआ है गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी तो एक्सपेंस हो गया, तो चैरिटी को तो डेबिट किया जाएगा, डोनेशन को भी डेबिट किया जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इस पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए परचेज्ड कॉस्ट ही लिखा हुआ है। तो जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब उसी कॉस्ट पे, सेम कॉस्ट पे आपने गुड्स को क्या किया, चैरिटी में दे दिया, तो आप उसी कॉस्ट को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है जब गुड्स परचेज किए जाते हैं, और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जब उसी में से कुछ गुड्स आपने चैरिटी में दे दिए या डोनेशन दे दिया। तो वो गुड्स अब आप सेल नहीं कर पाएंगे, तो आप परचेज अमाउंट को ही कम कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज परचेज इज रिड्यूसिंग। आपका जो परचेज का टोटल अमाउंट था उसको आपने कम कर दिया और उसको आपने एक्सपेंस बना दिया। तो एक एक्सपेंस आपका परचेज भी है, एक एक्सपेंस आपका चैरिटी भी है। तो एक एक्सपेंस को आपने कम किया, परचेज को आपने कम कर दिया, और चैरिटी को आपने बढ़ा दिया। तो गुड्स हमने निकाल के चैरिटी में दे दिए। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी चैरिटी डेबिट और डोनेशन डेबिट टू परचेजेस। उसी तरह से अगर हम गुड्स को फ्री सैंपल की तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो एडवर्टीजमेंट को भी डेबिट किया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डेबिट, या सैम्पल्स डेबिट, या फिर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेजेस। तो यहाँ पे भी परचेज अकाउंट यूज होगा। तो दीज आर सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। तो ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये दो ट्रांजैक्शन आई होप समझ में आ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स को। थर्ड ट्रांजैक्शन में गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फायर से या थेफ्ट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो लॉस किसी भी तरह का होगा, डेबिट ही होगा। तो लॉस को हमने देखिए डेबिट किया, और क्रेडिट हमने दोबारा से परचेज को कर दिया। तो गुड्स आपके चले गए, यानी परचेज अकाउंट को आप कम कर दीजिए, और डेबिट आप क्या करेंगे, लॉस। तो लॉसेज और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए हमने लॉस को डेबिट कर दिया।
लॉस के केस में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है हमारे गुड्स का हमने इंश्योरेंस करवाया हो, तो जब लॉस होगा तब आप एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। तो ये एंट्री तो हमने कर दी, यहाँ पे ये एंट्री हमारी हो गई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो उसके अलावा आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ यही एंट्री करनी है बस। लेकिन अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करें, और क्लेम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम को एक्सेप्ट करेगी और फिर वो पैसा आपको पे करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम पहले इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करेंगे। तो इस पूरे लॉस को हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो लॉस अकाउंट जो हमने ऊपर ओपन किया था, डेबिट किया था, उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो लॉस अकाउंट तो बंद हो गया और एक नया अकाउंट ओपन हो गया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इसको हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज इट इज़ एन इंक्रीज इन असेट। तो असेट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो असेट आपको फ्यूचर में पैसा भी देता है, बेनिफिट भी देता है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में कुछ कैश प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए आप उसको एज एन असेट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हमने पहले फाइल किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है पूरा पैसा आपको दे दे। तो नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि हमको पेमेंट रिसीव हो गई, और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जो आपने यहाँ पे ओपन किया था अब आपने उसको भी बंद कर दिया। तो पहले आपने लॉस अकाउंट को बंद किया, ये देखिए इस अकाउंट को हमने क्लोज किया यहाँ पे। तो पहले डेबिट किया बाद में क्रेडिट किया, तो ये अकाउंट बंद हो गया। फिर आपने इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट ओपन किया था, इसको भी डेबिट किया और क्रेडिट किया, तो ये अकाउंट भी आपका बंद हो गया। तो फाइनली एंट्री आपकी क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसका मतलब आपने जो गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गए थे उसके अगेंस्ट में आपको पूरे का पूरा पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देती है। तो अगर पूरा पैसा मिल रहा है तो ये एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर फुल पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ये एंट्री होगी। बैंक अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा मिला उसको हमने डेबिट कर दिया, और जितना पैसा नहीं मिला उसके लिए दोबारा से हम लॉस अकाउंट खोल देते हैं। तो पहले तो हमने बंद कर दिया था उसको, ये देखिए यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट किया था, बंद हो गया। अब हमने दोबारा से उसको ओपन कर दिया। तो आप लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, या फिर आप पीएल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री वही है, बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इसमें एक चीज़ हमने डेबिट साइड में ऐड कर दी है, लॉस बाय फायर अकाउंट को हमने दोबारा से ओपन कर दिया है क्योंकि हमको पूरा पैसा नहीं मिला। तो अगर 10,000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए और 8,000 रुपये कंपनी ने आपको पे कर दिया है, तो 2,000 का आपका एक्चुअल में लॉस हुआ। तो इस 2,000 को आप इस अकाउंट में दोबारा से डेबिट कर देंगे। 8,000 रुपये आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और 10,000 रुपये आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किए होंगे तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री ये कंप्लीट हो जाएगी। तो या तो एंट्री नंबर 2 करेंगे हम या 3 करेंगे, इन दोनों में से कोई एक एंट्री ही होगी। तो या तो हमें फुल क्लेम रिसीव हो जाएगा या हमको कुछ क्लेम रिसीव होगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा इसका मतलब हमारा कुछ लॉस ज़रूर होगा, तो उसको हम डेबिट कर सकते हैं। तो ये होती है एंट्री इन केस गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर और गुड्स आर लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो अगर इंश्योरेंस करवाया है हमने तो हम ये एंट्रीज करेंगे, इंश्योरेंस हमने करवाया ही नहीं है तो हम सिर्फ ऊपर जो एंट्री लिखी थी सिर्फ यही एंट्री करके इसको ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा कोई एंट्री फिर आपको नहीं करनी है, आपका पूरा का पूरा लॉस कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000 यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया तो ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज गुड्स आर टेकन एट कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर वही गुड्स आपने अपने पर्सनल यूज़ में ले लिए हैं तो आप परचेज अकाउंट को ही कम कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो ये एंट्री इस तरह से हो गई। नेक्स्ट एंट्री गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया है, तो सेल प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट प्राइस 6,000 रुपये दे रखा है। तो अभी हमने एंट्री डिस्कस की थी
लॉस बाय फायर डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस। तो अभी क्या हुआ है, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, तो आप लिख सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में गुड्स हमारे चोरी हो गए। तो इस तरह से एंट्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, गुड्स अनइंश्योर्ड। अब साफ लिखा हुआ है कि गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया गया है, तो इसका मतलब आगे के इंश्योरेंस वाले एंट्रीज हमको नहीं करने होंगे। तो 3000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं और फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एंट्री हो गई लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस, ये भी कंप्लीट हो गई एंट्री। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 800, चेक इज रिसीव्ड। तो अब हम 3 एंट्री करेंगे। पहले हम सेम एंट्री कर देंगे, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस। तो पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी, ये देखिए लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस, 1000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके बाद हम पहले इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 1000 रुपये क्लेम करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हो गई इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो ये एंट्री पहले होगी लॉस की। नेक्स्ट एंट्री होगी लॉस को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र किया हमने और उसके बाद हमको 800 रुपीज़ रिसीव हुआ है सिर्फ। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 800 रुपीज़ रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट में 800 चला जाएगा। लॉस एक्चुअली में हमारा हुआ 200 का, तो हम 200 रुपीज़ को डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट अब आप बंद कर देंगे 1000 रुपये से। तो सबसे पहले हमने लॉस अकाउंट खोला और उसको बंद किया, ये देखिए यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो ये अकाउंट बंद हो गया। फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट खोला, इसको भी बंद कर दिया। तो फाइनली हमारी एंट्री देखिए अब क्या बच रही है। सेकेंड एंट्री तो पूरी तरह से हमारी रिमूव हो गई। तो यहाँ पे डेबिट में 2 चीज़ें हैं, बैंक डेबिट, लॉस डेबिट टू परचेजेस। तो गुड्स आपके पास से कितने रुपए के चले गए, 10,000 रुपये के गुड्स चले गए। उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला, 800 रुपये आपको बैंक में मिल गया और 200 रुपये का एक्चुअली में आपका लॉस हो गया। तो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन यही था हमारा। बस ये ट्रांजैक्शन 3 पार्ट्स में हुआ है, इसलिए हमको 3 बार एंट्री उसकी करनी पड़ती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। तो इसकी भी एंट्री सिंपल है, चैरिटी डेबिट टू परचेजेस 500। सेल प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए एंट्री लिखी हुई है 5 नंबर पे, चैरिटी डेबिट टू परचेजेस 500 रुपीज़। उसके बाद हम 1500 रुपीज़ रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को। तो बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन है। रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट होता है, और कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या है, असेट, असेट डिक्रीज़ होता है, क्रेडिट हो जाएगा। तो रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पॉइंट नंबर 6 पे लिखी हुई है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज़ हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गुड्स परचेज होते हैं, तो उसी तरह से हम असेट भी परचेज करते हैं। तो असेट मतलब हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हम असेट परचेज करेंगे तो हम असेट का अकाउंट यूज़ करेंगे, फिर हम परचेज अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। तो परचेज अकाउंट इज़ यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जो भी आप परचेज कर रहे हो, आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप मशीन परचेज कर रहे हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर परचेज कर रहे हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो आप वेंडर का नाम लिख देंगे। क्रेडिट मतलब हमने पेमेंट तो किया नहीं अभी, तो बैंक हम कब लिखते हैं, जब हमने पेमेंट कर दिया होगा। और वेंडर का नाम कब लिखते हैं, जब पेमेंट हमने नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है एंट्री। अगर परचेज किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी, असेट, जो भी आपका असेट होगा उसका नाम आप लिखेंगे, टू कैश अगर पेमेंट कर दिया गया है, और टू वेंडर अगर पेमेंट नहीं किया गया। तो इट मीन्स परचेज ऑन क्रेडिट और परचेज ऑन कैश। और उसके बाद अगर आप इस असेट को आगे चल के सेल कर दें तो आप सेल्स अकाउंट भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स अकाउंट यूज़ किया जाता है गुड्स की सेल के लिए। तो परचेज अकाउंट गुड्स की परचेज के लिए और सेल्स अकाउंट गुड्स की सेल के लिए। तो जब आप असेट परचेज सेल करते हैं तो आप असेट अकाउंट को ही यूज़ करेंगे फिर।
तो जो एंट्री अभी हमने लिखी है वो एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो असेट को आपने परचेज किया तो एंट्री करा आपने असेट डेबिट टू बैंक टू वेंडर, और अगर इसी असेट को हम सेल कर दें तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। अब वेंडर की जगह क्या होगा, वेंडर को हम सेल तो करते नहीं हैं, तो वेंडर की जगह नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस अब वो हो जाएगा बायर या परचेज़र या डेटर, जो भी उसको हम लोग कह लें, क्योंकि उससे हमें फ्यूचर में पैसा लेना होगा, पैसा देना नहीं है हमको अब। तो अगर पैसा देना है तो वो हमारा वेंडर हुआ, लेकिन अब पैसा लेना है हमको उससे, पैसा देना नहीं है उसको। हमने उसको मशीन सेल करी है तो उससे हम पेमेंट लेंगे आगे चल के, तो वो हमारा असेट हो जाएगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो उसे हम बायर कहें या परचेज़र कहें, पर अब हम वेंडर नहीं बोल सकते उसको। तो ये एंट्री आप रिवर्स करेंगे तो वेंडर की जगह आपने परचेज़र लिख दिया। अगर पैसा मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और असेट अब आपके पास से जा रहा है तो असेट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो नीचे एंट्री देखिए लिखी हुई है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो अगर पेमेंट रिसीव हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो परचेज़र को डेबिट कर दीजिए, और असेट को देखिए क्रेडिट कर दिया गया है। तो सेम एंट्री जो ऊपर लिखी थी उसी को हमने रिवर्स कर दिया। और उसके बाद जब आप इस असेट को सेल करेंगे, हो सकता है आपने इस असेट को 2 साल या 4 साल बाद सेल किया, तो सेल करने के टाइम पे कुछ प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो गया सेल करने पे या लॉस हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, और लॉस हो गया तो लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो ये देखिए, लॉस अगर होगा तो आप डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से लॉस या प्रॉफिट कोई एक चीज़ इस एंट्री में और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। बाकी जो ऊपर एंट्री लिखी हुई है उसी को हमने रिवर्स किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई असेट परचेज होगा तो असेट का नाम लिखना है, परचेज अकाउंट यूज़ नहीं करना है। और अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट भी हम यूज़ नहीं करेंगे, असेट अकाउंट्स के थ्रू ही उसको सेल किया जाएगा। तो ये होता है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर किसी असेट को परचेज किया गया है और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं हमको, तो उन सभी एक्सपेंसेस को हम उसी असेट में ऐड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पॉइंट नंबर 8 पे देखिए सभी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो अगर हमने कोई मशीन परचेज़ करी है तो उसको हम फैक्ट्री तक लेके आएंगे, उसमें कुछ एक्सपेंस होगा, फिर उसको इंस्टॉल करने में कुछ एक्सपेंस होगा, इंस्टॉल करने में हो सकता है कुछ मटेरियल भी खर्च हो जाए, हमारा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी लग जाए, तो उसमें भी एक्सपेंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और आपने एक एयर कंडीशनर परचेज़ किया, तो एयर कंडीशनर को फिर आप घर पे लेके आओगे तो हो सकता है कुछ कैरेज पे करना पड़े आपको, किसी गाड़ी पे लेके आएंगे आप उसको या रिक्शा पे लेके आएंगे तो उसका आपको कैरेज पे करना पड़ेगा, फेयर पे करना पड़ेगा। फिर उसको आप इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें हो सकता है आपको कुछ एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ जाए। और जब इंस्टॉल हम करवाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी लग जाता है, स्विच लग रहा है, बोर्ड लग रहा है, वायर लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी खर्च हो रही हैं, तो ये सारा पेमेंट आपको अलग से करना पड़ रहा है। तो अब हम जब इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो हम ये जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं इसको हम एयर कंडीशनर की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट नंबर 8 पे लिखा हुआ है ये हमको यही समझा रहा है कि जब किसी असेट को वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है तो वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी एक्सपेंस आप करते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप उसी असेट में ऐड कर दीजिए, उसकी अलग से एंट्री मत पास करिए। अलग से एंट्री का मतलब है कि अगर किसी दूसरे दिन भी ये सारा काम हो रहा है तो आप उसी असेट को डेबिट करिए। अगर सेम डे हो गया तब तो आप उसी में ऐड कर दीजिए डायरेक्टली। और हो सकता है आपने 10 दिन बाद इंस्टॉलेशन करवाया हो, तो 10 दिन बाद भी अगर इंस्टॉलेशन करवाया है तो आप इंस्टॉलेशन अकाउंट मत खोलिए, आप एयर कंडीशनर अकाउंट में ही उसको डाल दीजिए। तो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा। तो पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है परचेज्ड बिल्डिंग एंड इशूड चेक। तो अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट यूज़ होता है गुड्स की परचेज के लिए। तो अभी हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो एंट्री देखिए सभी स्टूडेंट्स, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक। चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक लिखेंगे हम लोग। तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया हमने, तो असेट हमारा क्या है, बिल्डिंग है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि असेट हमारा इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम रेमसन ऑन क्रेडिट। तो मशीनरी हमने परचेज किया है
तो परचेज अकाउंट यूज़ नहीं होगा, मशीनरी यूज़ होगा। तो एंट्री सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, मशीनरी अकाउंट देखिए डेबिट हुआ है, लेकिन बैंक या कैश से पेमेंट तो नहीं किया हमने अभी तक, तो इसको हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है, तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटी का नाम है रेमसन, तो आप लिख देंगे रेमसन चंडीगढ़। तो ये एंट्री हमारी हो गई, मशीनरी हमने परचेज़ किया है क्रेडिट पे। और इस मशीनरी को हो सकता है हमको आगे चल के इंस्टॉल भी करवाना पड़े, तो उसकी ट्रांजैक्शन हम बाद में देखेंगे अगर दिया होता है तो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स फॉर कैश। तो अगर कैश में परचेज कर लिया है तो फिर अब आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, तो फर्नीचर आपका इंक्रीज़ हो गया, कैश आपका डिक्रीज़ हो गया। तो एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो सभी स्टूडेंट देख लें, एंट्री लिखी हुई है फर्नीचर डेबिट टू कैश। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफ़र। तो अमाउंट तो हमने पे कर दिया है, तो इसका मतलब पेमेंट तो हो गया, तो अब हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। और हमने कंप्यूटर्स परचेज़ किए हैं, तो आप कंप्यूटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, क्योंकि इंटरनेट ट्रांसफ़र का मतलब आपने बैंक से पेमेंट किया होगा। तो एंट्री हो गई कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 21 को हमने मशीन को इंस्टॉल करवाया है, तो पेड कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो जो एंट्री हम मशीन को परचेज़ करने के लिए कर रहे हैं वही एंट्री हम यहाँ पे भी करेंगे। बस फ़र्क इतना था कि पहले हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी, अब कैश में पेमेंट हो रहा है। तो आप इंस्टॉलेशन डेबिट टू कैश एंट्री नहीं करेंगे, आप मशीनरी डेबिट टू कैश एंट्री करेंगे। ये देखिए सभी स्टूडेंट्स एंट्री देख लें, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब तक ये मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक जितने भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होते जाएंगे। अलग से एंट्री हम नहीं करेंगे इंस्टॉलेशन डेबिट टू कैश। हो सकता है मशीन को कुछ रिपेयर भी कराना पड़ सकता था, आपको रास्ते में लाने में मशीन कुछ ख़राब हो गई है तो आप उसको रिपेयर करा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग अगर की जा रही है तो उसकी एंट्री रिपेयर्स टू कैश नहीं होगी, उसकी एंट्री होगी मशीनरी टू कैश। पर अगर कुछ महीनों बाद 2-4-6 महीने बाद ये मशीन ख़राब होती है और उसको आप रिपेयर करा रहे हो तो आप एंट्री करोगे रिपेयर्स टू कैश। तो मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आप करेंगे वो मशीन अकाउंट में ही डेबिट होते जाएंगे। लेकिन आगे चल के अगर कोई एक्सपेंस आप उस पर करते हैं तो फिर उस एक्सपेंस का अकाउंट आप अलग से खोलेंगे, रिपेयर्स अकाउंट फिर आप अलग से खोलेंगे और उसकी एंट्री करेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। लेकिन फर्स्ट टाइम रिपेयर अगर करवाया जा रहा है तो उसको मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं, ब्रिक्स सीमेंट फॉर 1,50,000 एंड टिम्बर फॉर 2 लाख परचेज्ड फॉर रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक। तो बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए हमने ये सारा खर्चा किया है, तो अब आप असेट को इंक्रीज़ करिए तो बिल्डिंग को इंक्रीज़ करिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया है। तो ये देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई हमारी, एक असेट के रिगार्डिंग हमने पेमेंट किया है और उसको हमने कंस्ट्रक्ट करवाया है, तो इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिल्डिंग की अमाउंट आप बढ़ा दीजिए और बैंक को आप कम कर देंगे। तो ये एंट्रीज होती हैं असेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे गुड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है। तो कहीं पे भी अगर आप किसी असेट को वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं या उसमें कुछ ऐसा रिपेयर करा रहे हैं जिससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसी असेट को डेबिट करते हैं। फिर जिस तरह से हमने बिल्डिंग को अभी डेबिट किया, तो हमने नई बिल्डिंग नहीं खरीदी पर पुरानी बिल्डिंग को ही हमने कंस्ट्रक्ट करवा दिया, रेनोवेट करवा दिया, तो हम रेनोवेशन एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम बिल्डिंग अकाउंट में ही उसको डेबिट कर देंगे। तो आई होप ये कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 9, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्च होते रहते हैं बिजनेस में जिसका अलग से अकाउंट खोलना बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता। अलग से अकाउंट उसका अगर हम खोलेंगे तो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। तो एक्सपेंसेस सच एज रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वेयंस आर इनकर्ड इन अ बिजनेस। So these expenses involve small amount that are not material in nature. It is therefore desirable to record such expenses as sundry expenses. तो मैंने जब मटीरियलिटी कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाया था तो भी ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से किसी भी यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको आप एक साथ लिख दीजिए, मर्ज करके लिख दीजिए। तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, इसकी नॉलेज अगर किसी को होगी या नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा काम।
तो इतना ज़्यादा उसके लिए अलग अलग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम रिफ़्रेशमेंट अकाउंट खोलें और फिर हम पोस्टेज अकाउंट खोलें और फोटोकॉपी अकाउंट खोलें। तो इसके लिए हम एक ही अकाउंट खोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये बहुत छोटे मोटे अमाउंट के खर्चे होते हैं, इसका पेमेंट जनरली कैश में ही होता है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है तो उसको आप डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है और उसकी ये एंट्री हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको आप रिवाइज कर लें और जो भी क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ, मैंने ग्रुप पे डीके गोयल बुक से भी आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस सेंड किए हैं। सभी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे अपनी कॉपी में। जितना ज़्यादा हम लोग जर्नल चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके डाउट भी निकलेंगे। और डाउट निकलना इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे क्वेश्चंस को तो किसी भी तरह का कोई डाउट भी नहीं आएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तभी आपको रूल्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम तो उतना ज़्यादा हम रूल्स को अप्लाई करेंगे और वो रूल्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा भी आपको नहीं होगा और जर्नल एंट्री वैसे भी फिर नहीं बनेंगी आपकी। तो एंट्रीज़ बनाने हैं तो हमको रूल्स को अच्छे से याद करना है और उसको अप्लाई भी करना है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देख लें और कोई डाउट होता है तो मुझे गूगल क्लासरूम पे मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच।